हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। ठीक दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे एमपी व्यापम। ठीक है, एमपी व्यापम का इलेक्ट्रीशियन का पेपर सॉल्यूशन सेट। ठीक है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो किया ट्रेनिंग ऑफिसर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रीशियन का है, तो इसका हम लोग पेपर सॉल्यूशन सेट देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, तो बढ़ते हैं पेपर सॉल्यूशन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो इसके हम लोग देखेंगे टेक्निकल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखेंगे दोस्तों, यहाँ से टॉपिक इलेक्ट्रीशियन का चालू है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से चालू है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखा करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी एग्जामों में आ सकते हैं, आपके टेक्नीशियन वाले एग्जामों में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फायर वी हैव टू यूज। क्या होता है कि बिजली की आग के मामले में हमें इस्तेमाल करना होता है। तो जब कोई इलेक्ट्रिक फायर लगी होती है तो उसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल यूज करते हैं? जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो आग बुझाने वाले उपकरण होते हैं, उसमें दोस्तों जो होता है वो होता है CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? द फॉलोइंग स्टार्टर विल गिव बेटर स्टार्टिंग टॉर्क टू बिलो 5 HP स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर। क्या कह रहा है कि जो 5 HP स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर को निम्न में से कौन सा स्टार्टर बेहतर स्टार्टिंग टॉर्क देगा? तो जो लो HP की मोटर होती है, मतलब 5 HP तक की जो मोटर होती है, 5 HP तक की मोटर होती है, उसके लिए दोस्तों हम लोग जो बेस्ट स्टार्टर होता है वो होता है दोस्तों DOL स्टार्टर, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, जो बेहतर स्टार्टिंग टॉर्क देता है 5 HP तक की मोटर के लिए। ठीक है, एंड जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो 5 HP से 15 HP तक या 20 HP तक, 25 HP तक भी यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम 15 HP तक उसमें दिया होता है स्टैंडर्ड कि 15 या 20 HP तक। ठीक है, एंड जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है वो 20 HP से ऊपर की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AC इज कन्वर्टेड इनटू DC बाई। AC को किसके द्वारा DC में रूपांतरित किया जाता है? तो AC को हम लोग DC में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर के द्वारा हम लोग AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्वायर थ्रेड आर यूज्ड व्हेन, मतलब स्क्वायर थ्रेड्स का उपयोग तब किया जाता है जब, कहाँ पर किया जाता है? तो ये दोस्तों जब हैवी लोड्स आर इन्वॉल्व, जहाँ पर हमें भारी सामान उठाना हो, जहाँ पे भारी सामान शामिल हो, वहाँ पे हम लोग स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर ए यूजेटी। ठीक है, यूजेटी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए इनमें से कथन देखना कौन सा सत्य है। तो ए यूजेटी कैन बी टर्न्ड ऑन ग्रेजुअली, यूजेटी को धीरे धीरे ऑन किया जाता है, ये नहीं होता है दोस्तों। ए यूजेटी एक्ट्स लाइक ए एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो ये भी नहीं होता है दोस्तों, एनपीएन ट्रांजिस्टर की तरह ये अकेला कार्य नहीं कर सकता। ए यूजेटी इन टर्न ऑफ बाई डिक्रीजिंग बी बी टू जीरो। तो जब हम लोग अगर यूजेटी में जो बी होती है उसको अगर हम लोग उस वोल्टेज को अगर हम जीरो तक घटा दें तो जो यूजेटी है वो ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कथन इसका सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज गिवन बाई। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो होता है ट्रांसफार्मर का वो क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो के बराबर होता है क्या? के बराबर होता है दोस्तों V2/V1 इक्वल टू N2/N1। ठीक है, N2/N1 इक्वल टू I1/I2। ठीक है, तो N2/N1, V2/V1, I1/I2, तो ऑल ऑफ द एबव जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो ये सब कुछ होता है। ठीक है, ये सभी के बराबर होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ए लाइट इमिटिंग डायोड प्रोड्यूसेस लाइट वैन। जो LED होती है वो प्रकाश उत्सर्जन कब करती है? तो दोस्तों वो तब करती है जब वो फॉरवर्ड वाइज में होती है। ठीक है, कब होती है? जब फॉरवर्ड वाइज में होती है तो LED जो होती है हम लोगों की, तब वो प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, ये उसका LED का सिंबल होता है इस तरह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग
इन ए सिंक्रोनस मोटर इज। तो सिंक्रोनस मोटर में जो डैम्पर वाइंडिंग होती है तो उसका दोस्तों पहले एक काम होता है कि वो उसको स्टार्टिंग बनाती है, ठीक है, स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग बनाती है सिंक्रोनस मोटर को, और करती क्या है दोस्तों, वो हंटिंग होती है उसको रिड्यूज भी करती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हंटिंग, रिड्यूज हंटिंग इफेक्ट एंड स्टार्ट मोटर, ठीक है। हंटिंग प्रभाव को कम करती है और मोटर को चालू करने में उसकी मदद करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन ए डीसी मशीन इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन। जो डीसी मशीन होती है इंटरपोल में, सॉरी जो डीसी मशीन होती है उनमें इंटरपोल कैसे कनेक्ट होते हैं। तो जो डीसी मशीन होती है, जो इंटरपोल दोस्तों वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ, ठीक है, सीरीज विथ सीरीज फील्ड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, टू प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द प्रिकॉशंस टेकन एज। बिजली की चोरी से बचने के लिए क्या पूर्व उपाय लिया जाता है, तो मतलब क्या उपाय लिए जाते हैं। तो दोस्तों क्या किया जाता है, टू सील द एनर्जी मीटर मूवमेंट, जो ऊर्जा मीटर होता है उसको सील कर देते हैं। एंड टू सील द एनर्जी मीटर टर्मिनल्स, जो उसके टर्मिनल होते हैं उनको भी सील कर दिया जाता है। टू प्रोवाइड सप्लायर्स फ्यूज आफ्टर द एनर्जी मीटर, ठीक है। एंड ऊर्जा मीटर के बाद में जो सप्लायर होता है उसके यहाँ फ्यूज दे दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये फ्यूज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो ये इनकमिंग हो गई, आउट गोइंग होगी, तो यहाँ से जो सप्लायर के पास आते हैं तो यहाँ पे फ्यूज दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, द सिलिका जेल इन ए ट्रांसफार्मर इन ए ब्रीदर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज। तो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में जो सिलिका जेल का क्या काम होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर में सिलिका जेल होता है उसका काम होता है दोस्तों कि जो मॉइस्चर इंटर होता है उसको ना होने देना, ठीक है। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉइस्चर इनटू द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में नमी के प्रवेश को रोकना, ठीक है। वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है सिलिका जेल। अगला क्वेश्चन, इन एन एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, ये दोस्तों होती है आर इक्वल, ठीक है, बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो जो अर्धचालक सामग्रियां होती हैं उनकी चालकता क्या होती है। तो दोस्तों जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है वो लाइज इन बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ठीक है। इंसुलेटर से ज़्यादा होती है एंड कंडक्टर से कम, तो मतलब इंसुलेटर तथा चालक के बीच में रहती है इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेडिंग ऑफ द ब्रशेस मीन्स, मतलब ब्रशेस की बेडिंग का अर्थ क्या होता है। तो ब्रश की बेडिंग का अर्थ होता है दोस्तों कि कम्यूटेटर की जो वक्रता होती है उसके आधार पर हम लोग ब्रश के सरफेस का मतलब निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कम्यूटेटर होता है उसी के हिसाब से हम लोग उसकी जो ब्रश होती है उसके सरफेस को निर्माण करना, मतलब फॉर्मिंग द ब्रश सरफेस टू शूट सूट टू द कर्वेचर ऑफ द आर्मेचर ऑफ द कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर की वक्रता के आधार पर ब्रश सरफेस का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन, इन स्टार कनेक्शन ऑफ थ्री फेज एसी सर्किट। तो थ्री फेज एसी सर्किट में स्टार कनेक्शन में क्या होता है, स्टार कनेक्शन में, तो स्टार कनेक्शन में थ्री फेज सर्किट में क्या होता है कि जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 होता है वी फेज वोल्टेज के, ठीक है। एंड जो आई एल होती है वो इक्वल होते हैं आई फेज के स्टार में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लाइन वोल्टेज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, तो यही हो जाएगा लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 400 वोल्ट लाइन एट डेड एंड एम्प्लॉयज द इंसुलेटर एज। तो जो 400 वोल्ट की लाइन होती है अक्रिय खंड मतलब लास्ट पॉइंट में कौन सा इंसुलेटर हम लोग यूज करते हैं, तो वो होता है दोस्तों साइकिल टाइप का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू हैव ए फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग डायोड्स वी रिक्वायर। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में दोस्तों कितने डायोड की आवश्यकता होती है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में होती है दोस्तों 4 डायोड की आवश्यकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोटर आर रेटेड इन। तो जो मोटरें होती हैं वो किस में रेटेड होती हैं, तो वो होती हैं दोस्तों एचपी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द करंट रेटिंग ऑफ ए बैटरी। तो बैटरी की करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि जो सेल्स हैं उनको हम लोग अगर पैरेलल में इंक्रीज करते जाएं, बढ़ाते जाएं, मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में अगर जोड़ते जाएंगे तो करंट रेटिंग बढ़ती जाएगी। अगर हम लोगों को वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी हो तो सेल्स को अगर हम लोग सीरीज में जोड़ते चले जाएंगे तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि सीरीज में करंट का मान सेम होता है एंड पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज सेम होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, इन ए सी आर एल सीरीज सर्किट वोल्टेज वी लीड्स द करंट आई वाई एन एंगल फाई द पावर फैक्टर इज। तो एक आर एल सर्किट है, उसमें अगर जो वोल्टेज है वो करंट से फाई एंगल लीड कर रहा है अगर, तो जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होता है दोस्तों, कॉस फाई। ठीक है, क्या होगा, कॉस फाई ऑफ द एंगल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंसर्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। मतलब एक इंडक्शन मोटर में रोटर में अगर हम लोग रेजिस्टेंस को इंसर्ट करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं रोटर सर्किट का, तो वो किस लिए किया जाता है दोस्तों, तो ये दोस्तों किया जाता है इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम लोग दोस्तों रोटर सर्किट के साइड में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर विथ 4 पोल्स एंड 50 साइकिल पर सेकेंड फ्रिक्वेंसी विल रन एट। तो वो कितने उसकी जो स्पीड होगी क्या होगी, तो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दी है, 4 पोल दिया है, तो एन एस बराबर हम लोग लगा देंगे क्या, 120 एफ अपॉन पी। तो एफ का मान है 50, पी है 4 पोल। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 30 बार, तो ये आ जाएगा 1500 आरपीएम। ठीक है, तो कितने पे चलेगी सिंक्रोनस मोटर, वही चलेगी 1500 आरपीएम पर। अगला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज यूज्ड इन। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बात की कि जो प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन का, वो काम करता है दोस्तों किस में, ट्रांसफार्मर्स में। ठीक है, ट्रांसफार्मर में इसलिए क्योंकि इसमें जो फ्लक्स लिंक होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा, ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक होता है। ठीक है, मैग्नेटिक पाथ के थ्रू, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, ये स्टैटिक डिवाइस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोटरी कन्वर्टर्स कैन बी यूज टू कन्वर्ट। जो रोटरी कन्वर्टर होते हैं वो क्या कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है उनको, तो दोस्तों उनको एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी, ये दोनों एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड डीसी से एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं रोटरी कन्वर्टर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज्ड इन ए। तो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है दोस्तों वो कहाँ यूज करते हैं, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर में यूज किया जाता है इनको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, डीसी शंट और डीसी सीरीज मोटर के लिए दोस्तों 2 फेज 3 फेज एंड 4 फेज टाइप 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट टाइप का स्टार्टर्स होते हैं, उनका यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ स्टेयर केस लाइटनिंग। जो स्टेयर केस लाइटिंग होती है मतलब जीने की जो वायरिंग होती है उसके लिए क्या केस होता है, तो उसमें दोस्तों जो स्टेयर केस वायरिंग होती है, ठीक है, जीने वाली जो वायरिंग होती है, तो उसमें हम लोग जो उसमें हम लोग स्विच या पोल यूज करते हैं, तो वो सिंगल पोल 2 वे स्विच होता है। जो स्विच यूज करते हैं हम लोग वो सिंगल पोल का 2 वे स्विच होता है। ठीक है, एक यहाँ पर लगा होता है स्टार्टिंग में जीने के और एक इसमें, मतलब यहाँ से अगर हम लोग चालू करते हैं तो यहाँ पे अगर कोई लाइट लगी हुई है तो वो चालू हो जाएगी, और ऊपर जाने के बाद अगर हम उसे बंद करना चाहें तो उसे हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है क्या, वो होता है दोस्तों सिंगल पोल 2 वे स्विच इज यूज्ड। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो ये था हम लोगों का एमपी व्यापम का टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का पेपर सेट का पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, तो जिसे भी अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड बाई। जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है इसके किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो दोस्तों ये निर्धारित की जाती है राइट हैंड रूल, जो राइट हैंड रूल होता है उसके द्वारा, एंड राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल, दक्षिण हस्त कॉर्क स्क्रू नियम के द्वारा। दोस्तों बोथ राइट हैंड रूल एंड राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल, इन दोनों के द्वारा हम लोग जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच कैपेसिटर इज प्रिफर्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट। तो इनमें से मतलब कौन सा जो सर्किट है, कौन सा कैपेसिटर है जो उच्च आवृत्ति प्रवृत्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है या पसंद किया जाता है, तो ये होता है दोस्तों माइका कैपेसिटर। ठीक है, जो माइका कैपेसिटर होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैग्नेट इज एबल टू अट्रैक्ट। एक चुंबक इन्हें आकर्षित कर पाती है, मतलब जो चुंबक होती है वो किससे आकर्षित करती है, तो दोस्तों जो चुंबक होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर आकर्षित करती है,
एंड जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको रिपल करती है, मतलब उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, ठीक है। एंड जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको बहुत ही स्लाइटली से अपर अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं कौन से होते हैं, वो होते हैं दोस्तों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो होते हैं आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखें दोस्तों निकल, कोबाल्ट एंड स्टील, तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका निकल, कोबाल्ट एंड स्टील। इनको दोस्तों चुंबक आकर्षित करेगी अपनी ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द हाइड्रोमीटर रीडिंग ऑन फुल चार्ज बैटरी शुड बी, पूरी तरह से चार्ज बैटरी का जो हाइड्रोमीटर है उसका पाठ्यांक कितना होना चाहिए। तो जो हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक होगा वो लगभग होगा दोस्तों 1280 के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनर्जी मीटर इज ए या एन, जो एनर्जी मीटर होता है वो क्या होता है। तो एनर्जी मीटर दोस्तों एक प्रकार का जो किलोवाट आवर मीटर होता है उसे किलोवाट आवर मीटर या एनर्जी मीटर बोलते हैं। तो वो दोस्तों एक प्रकार का इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन, व्हेन 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी, जब 3 प्रतिरोध हैं अगर श्रेणी में जोड़ा गया है उनको तो उनका कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता है, सीरीज में जब आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो होता है दोस्तों R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये हो जाएगा अगर सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर R, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, वाटर इज यूज्ड ओनली फॉर कूलिंग पर्पज इन ए, इनमें से जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के उद्देश्यों से किया जाता है, मतलब कौन सा जो शक्ति संयंत्र है उसमें जो पानी का उपयोग है वो सिर्फ हम लोग उसको ठंडा करने के पर्पज से ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग देखेंगे थर्मल पावर स्टेशन। तो दोस्तों थर्मल पावर स्टेशन हम लोग जानते हैं कि पानी को बॉयल करके उससे हीट, उससे ऊष्मा जनरेट करते हैं और उस ऊष्मा से हम लोग टरबाइन को चलाते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर ऊष्मा कर लेते हैं, इसके बाद उसको टरबाइन चलाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पानी से ही हम लोग पावर जनरेट करते हैं। हाइड्रोलिक पावर स्टेशन ये तो द्रव चालित शक्ति संयंत्र है, तो यहाँ तो ये पानी से ही चलता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया। और न्यूक्लियर पावर स्टेशन में भी दोस्तों पानी जो होता है उसको हम लोग बॉयल करके उसको भाप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो डीजल पावर स्टेशन जो होता है उसमें हम लोग दोस्तों जो पानी होता है उसका हम लोग केवल ठंडा करने के उद्देश्य से लिए यूज करते हैं, ठीक है। और बकाया जो सारे सब स्टेशन, सारे संयंत्र होते हैं उनमें हम लोग पानी का एज आ मतलब ईंधन समझ सकते हैं, या उसको एक किसी भी कार्य के लिए उसके द्वारा हम लोग बिजली जनरेट करने का उसका साधन समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन विल हैव, जो डबल सर्किट इंडक्शन लाइन होगी, प्रेषण लाइन होगी दोस्तों, तो उसमें क्या होगा। तो जो डबल लाइन सर्किट हो गई तो दोस्तों एक लाइन किससे बनती है, RYV, एक फेज RYV 3 फेज से एक लाइन बनती है। तो RYV 3 फेज ये हो गए, एक लाइन ये हो गई, एंड दोस्तों RYV एक लाइन ये हो गई, ठीक है। और इसमें एक होगा दोस्तों अर्थ कंडक्टर, ठीक है, एक अर्थ कंडक्टर होगा। तो टोटल कंडक्टर कितने हो जाएंगे, 3 3 6 1 7, तो 7 कंडक्टर्स इंक्लूडिंग 1 अर्थ कंडक्टर्स, ठीक है। 7 कंडक्टर्स होंगे जिनमें से एक जो होगा वो अर्थ कंडक्टर होगा। अगला क्वेश्चन, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एडॉप्टेड इन द फॉलोइंग एसी मशीन, जो स्टैटिक विद्युतीय चुंबकीय विकिरण होता है वो कौन सी मशीन में काम लाया जाता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा फ्लक्स लिंक होता है। तो जो वो कौन सी मशीन होती है दोस्तों, वो होती है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, तो जो फ्लक्स इसमें ट्रांसफर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। तो ऐसी मशीनें, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो स्टैटिक होता है, मतलब स्थिर अवस्था में, ठीक है। तो इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इसमें जो इंडक्शन होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन या स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा होता है। लेकिन जो जनरेटर एंड अल्टरनेटर होते हैं ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इनमें होता है, इनमें गति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल द स्विचिंग लॉजिक इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, तो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल में किसके उपयोग के द्वारा स्विचिंग लॉजिक प्राप्त किया जा सकता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल होता है, अगर उसमें हम लोग कोई भी कंट्रोल पैनल है अगर उसमें लगाएंगे तो उसमें हम लोग दोस्तों कॉन्टैक्टर्स लगाते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्टर्स लगाते हैं तो उसके द्वारा हम लोग उसको स्विचिंग
जो लॉजिक है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ऑन ऑफ करना इस तरह से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इफ़ ए नॉर्मल कंडक्टर इज हीटेड द रेजिस्टेंस, तो अगर कोई एक नॉर्मल कंडक्टर है उसको अगर हीट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो चूंकि कंडक्टर होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसका मान होता है दोस्तों पॉजिटिव। तो जिस मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान पॉजिटिव होता है तो अगर उसका मान टी का मान बढ़ता है टेम्परेचर का मान, तो उसका आर का मान भी बढ़ता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। यहीं पे जो इंसुलेटर होते हैं या इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं तो उनका जो अल्फा होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव होता है तो टी का मान जब बढ़ता है तो आर का मान घटता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज टू, जो ट्रांसफार्मर उसका क्या कार्य है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है कि ये एसी पर काम करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि एसी को ही इंक्रीज और डिक्रीज करता है, वही वोल्टेज को, ठीक है। ना ये दोस्तों पावर को कम ज़्यादा करता है और ना ही ये फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा करता है, सिर्फ वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है, ठीक है। तो क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेजेस। अगला क्वेश्चन, व्हेन ए थ्री फेज अल्टरनेटर्स सप्लाईज रेजिस्टिव लोड आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स विल बी, जब थ्री फेज अल्टरनेटर है प्रतिरोधी भार सप्लाई करता है तो आर्मेचर रिएक्शन का फ्लक्स कैसा होगा। तो दोस्तों क्या होगा कि जो फील्ड फ्लक्स होगा, जो आर्मेचर फ्लक्स होगा दोस्तों, ठीक है, जो आर्मेचर फ्लक्स है ये फाई ए मान लिया, ये आर्मेचर फ्लक्स है, तो रजिस्टिव लोड है, तो जो फील्ड फ्लक्स है वो मतलब आर्मेचर फ्लक्स है जो फील्ड फ्लक्स के साथ में 90 डिग्री मतलब एंगल बनाएगा। मान लिया ये फील्ड फ्लक्स है, ठीक है, ये फील्ड फ्लक्स है इस दिशा में, तो जो आर्मेचर रिएक्शन के द्वारा जो उसका फ्लक्स होगा तो वो होगा दोस्तों उसके साथ 90 डिग्री फील्ड जो एंगल है वो क्रिएट करेगा, ठीक है। तो एट 90 डिग्री विद द फील्ड एक्सिस। अगला क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिकल फोर्स डेवलप्ड इन ए कंडक्टर इज गिवन बाई, एक चालक में धारा प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र तथा उत्पन्न यांत्रिक बल की दिशा को किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, किसके द्वारा दी जाती है। तो ये दोस्तों बात कर रहा है जैसे कि ये मोटर की बात कर रहा है कि अगर एक मोटर है, मोटर में क्या होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ठीक है, मोटर होती है उसमें सप्लाई देते हैं हम लोग, तो जो कंडक्टर होते हैं उनमें करंट फ्लो होने लगती है, करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं, उनमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो उसमें जो मैकेनिकल फोर्स डेवलप होता है उसकी सब डायरेक्शन का पता करने के लिए जो मोटर होती है उसमें हम लोग कौन सा नियम लगाते हैं, तो उसमें लगाते हैं दोस्तों हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग लगाते हैं, जिससे हम लोग उसमें कहाँ पे फोर्स लग रहा है, किस दिशा में फोर्स लग रहा है वो ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्थिंग इज नेसेसरी टू, जो अर्थिंग होती है वो क्यों आवश्यक होती है। तो दोस्तों अर्थिंग इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड मशीन, ठीक है, मनुष्यों तथा मशीन की सुरक्षा के लिए जो अर्थिंग है वो काफ़ी जरूरी है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए सोलेनॉइड कॉयल मस्ट हैव इट्स, तो जो एक परिनालिका है उसमें क्या होना चाहिए। तो जो सोलेनॉइड होता है दोस्तों, सोलेनॉइड क्या होता है दोस्तों, इस तरह से कि कोई एक कोई रॉड हो, ठीक है, उसमें अगर हम लोग इस तरह से कंडक्टर वायर को लपेट दें, ठीक है, और यहाँ से एक सप्लाई अगर कोई प्रदान दे दें तो ये सोलेनॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो सोलेनॉइड में क्या होगा, तो उसकी जो मोटाई होती है या चौड़ाई होती है वो लंबाई से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ, ठीक है, उसकी चौड़ाई से जो ब्रेथ होती है उससे अधिक होनी चाहिए, तो लेंथ ग्रेटर देन ब्रेथ। अगला क्वेश्चन, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज, तो डीसी वोल्टेज की बात कर रहा है, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। तो डीसी वोल्टेज अकेले के लिए हम लोग दोस्तों डीसी क्वांटिटी मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो होते हैं दोस्तों मूविंग कॉइल टाइप, ठीक है, मतलब पीएमसीसी टाइप होते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ ए 12 पोल अल्टरनेटर इज टू जनरेटेड ए 50 हर्ट्ज आउटपुट इट शुड बी रेटेड एट, यदि 12 पोल वाला जो अल्टरनेटर है 50 हर्ट्ज आउटपुट उत्पन्न करता है तो उसमें गति कितने घूमना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से अल्टरनेटर है एन एस बराबर लगा देंगे क्या 120, एफ दिया है 50 हर्ट्ज एंड पोल दिए हैं दोस्तों 12, तो 12 से 120 कटेगा दोस्तों 10 बार, तो ये हो जाएगा कितना 500 आरपीएम, 500 आरपीएम पे चलेगा तो वो 50 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है वो उत्पन्न करेगा, ठीक है।
कितने पे, 500 आरपीएम पे चलेगा। अगला क्वेश्चन, द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस आर फेरेड एंड द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर, मतलब धारिता की इकाई है फेरेड, तो उसी तरह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इकाई क्या होगी, तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट होती है वो होती है दोस्तों क्या, ओम। ठीक है, एक्स सी एंड एक्स एल, ठीक है, इसकी जो एंड आर, इन सब की यूनिट जो होती है वो होती है दोस्तों ओम। ठीक है,